अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 में मुख्तसर सवालात का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। इन मुख्तसर सवालात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ ये मुख्तसर सवालात में कुछ जवाब तो ऐसे हैं जो शायद आपको लगे कि बार बार एक जैसे ही आ रहे हैं, मगर उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, उनकी वजूहात थोड़ी सी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा हम हर सवाल का जवाब तफसील से समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे जो मुख्तसर सवाल के पैमाने पे पूरा उतरे। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का हिस्सा है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहले 4 मुख्तसर सवालात किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम अगले 4 मुख्तसर सवालात का जवाब देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसका जायज़ा लेंगे। आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी मुख्तसर सवालात इस बाब के अंदर मौजूद हैं उनमें से अक्सरियत जो हैं वो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन से मुतल्लिक हैं। अगर आप सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का फ़र्क जानते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बोर्ड के अंदर इससे मुतल्लिक सवाल आ जाए और आप उसका जवाब देके नंबर हासिल कर लें। आपने एक बात याद रखनी है कि इस बाब के आखिरी जो मौजू है जिसमें आपने कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन का फ़र्क वाज़े लिखा हुआ देखा होगा, वो आपने ज़रूर याद कर लेना है इन सारे मुख्तसर सवालात का जवाब देने से पहले। तो हम चलते हैं पहले मुख्तसर सवाल की तरफ, फिर उसका जवाब देते हैं और फिर हम अगले मुख्तसर सवाल को देखते हैं। दर्ज झेल में से कोलाइड और सॉल्यूशन की वजह बंदी करें, यानी कि आपने बताना है कि ये वजह इसके कोलाइड बनने की है, ये वजह इसके सॉल्यूशन बनने की है। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है, हमारे पास है क्या क्या? खून है, निशास्ता का सॉल्यूशन है, इसे स्टार्च का सॉल्यूशन भी कहते हैं। जिनको मैंने पिंक कलर से लाइन लगाई है जिनके नीचे, वो चीज़ें बाकी सॉल्यूशन से मुख्तलिफ है। मुझे कैसे पता लगा? देखें, मेरी बात सुने। जो खून है, खून, इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था कि इसको हम कोलाइड के ज़मरे में रखते हैं। उसकी वजह क्या है कि दिखने में ये लगता है होमोजीनियस है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ हकीकी सॉल्यूशन से बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाएंगे। आप कहते हैं सर ये तो, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा इस चीज़ को ढूंढने में, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे फटाफट बहुत जल्द अचानक से मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये कोलाइड है और ये सॉल्यूशन है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन, ये ले, सॉल्यूशन ले लिया और उसमें से रोशनी गुजारें। ये ले, रोशनी गुजार दी। अगर तो रोशनी गुजर जाए तो सॉल्यूशन है, अगर तो रोशनी फैल जाए तो वो असल में कोलाइड है। खून का सैंपल लें, सैंपल से मुराद है कुछ हिस्सा लें और उसमें से रोशनी गुजारें। अगर तो वो फैल जाती है तो इसका मतलब है कि वो असल में कोलाइड है। और निशास्ता का सॉल्यूशन, असल में ना निशास्ता दिखने में लगता है कि उस टाइम वो हल हो गया है, लेकिन निशास्ता उसमें हल नहीं हो पाता, कुछ अरसे के बाद वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद वो उसमें हल हो गया है। इसी वजह से तो मैं उसे कहता हूँ फॉल्स सॉल्यूशन, नकली सॉल्यूशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जिनको मैंने लाइन से निशान लगाया है, खून, निशास्ता, टूथपेस्ट, ये सारे के सारे कोलाइड हैं, क्योंकि इनमें से रोशनी फैल जाती है, टिंडल इफेक्ट जाहिर करते हैं। रोशनी का फैलाव टिंडल इफेक्ट कहलाता है ना। तो यहां लिखता हूं मैं, खून, निशास्ता का सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, टिंडल
इफेक्ट जाहिर करते हैं क्या या उसका मुजाहिरा करते हैं और सोल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं। अच्छा जी, ये तो ठीक हो गया जवाब। दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपने ड्रिप की सूरत में मरीजों को लगते देखा होगा, क्या उसके आर पार नजर नहीं आता? आता है। इसका मतलब वो मुकम्मल तौर पे हल होता है, वो हकीकी सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड पानी में मुकम्मल हल हो जाता है, मुकम्मल सस्पेंशन या कोलाइड नहीं बनाता, मुकम्मल आयन की सतह तक, सादा तरीन आयन तक हल हो जाता है, लिहाजा वो भी हकीकी सॉल्यूशन बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड के एंड पे आखिर में नाइट्रेट आ जाए वो हल हो जाते हैं, वो हकीकी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट भी हकीकी सॉल्यूशन बनाएगा। अब मैं जिनके नीचे नीली लाइन लगा रहा हूं ये पानी में मुकम्मल हल हो जाते हैं, लिहाजा ये सारे, अब मैं इन सारों के नाम लिखने के बजाय लिख रहा हूं बाकी सारे मुकम्मल हल होकर सादा तरीन सल्यूट के पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। और इनमें से रोशनी गुजर जाती है, ठीक है, रोशनी का गुजर हो जाता है, इसमें से गुजर जाती है। आपने ये पूरा जुमला लिखना है। मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि मैं अगर दो लफ्ज़ लिख दूं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपने उसका पूरा जुमला लिखना है कि इसमें से रोशनी का गुजर हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जाहिर कर रहा है कौन सा सोल्यूशन, हकीकी सोल्यूशन जाहिर कर रहा है, टिंडल इफेक्ट तो नहीं जाहिर कर रहा ना। अब हम चलते हैं छठे मुख्तसर सवाल की तरफ। हम इस्तेमाल से पहले पेंट को अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा घर में पेंट अगर लाया जाए तो आप उसको पहले अच्छी तरह हिला लेते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। असल में पेंट जो होते हैं, पेंट्स ये होते हैं सस्पेंशंस, और सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो हम लिखेंगे असल में पेंट सस्पेंशन की मिसाल है, इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। लिहाजा इस्तेमाल से पहले पेंट को अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि किसी हद तक सॉल्यूट के पार्टिकल किसी हद तक मीन हम उसे जब हिलाएंगे ना तेजी से तो सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें फैल के किसी हद तक मीन 100% नहीं, किसी हद तक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे।
दोबारा सुन लें, मैं आपको ना आखिरी 2 लाइनें ही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहली लाइनें तो आप समझ गए हैं कि वो सस्पेंशन है तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपने जब इस्तेमाल करना है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं रंग उसका गहरा आ जाए, कहीं हल्का आ जाए। आप चाहते हैं एक जैसा रंग आए पेंट का, वो तभी होगा जब पेंट में जो सल्यूट या रंग के पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे फैले हुए होंगे या मिक्स हुए होंगे। तो आप उसे अच्छी तरह हिलाते हैं ताकि वो सल्यूट के पार्टिकल अच्छी तरह उसमें फैल जाएं, मिक्स हो जाएं, ताकि आप उस रंग को एक जैसा इस्तेमाल कर सकें दीवारों के ऊपर। तो आप इसमें ये ज़्यादा इसके अंदर मेरा जवाब का और हिस्सा भी दाखिल कर सकते हैं और ख़ुद से भी इसका जवाब बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं, मगर आप समझ जाएं कि ऐसा किया क्यों जाता है। अब आते हैं, इनमें से कौन सा रोशनी को मुंतशिर करेगा और क्यों? इसमें से रोशनी को कौन सा मुंतशिर करेगा और क्यों करेगा? देखें, शुगर का सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहली बात है, मैं इस पे ये लाइन नहीं लगाता, इसकी बात करते हैं। शुगर का सॉल्यूशन पानी में मुकम्मल हल हो जाता है और जब मैं उसमें से रोशनी गुजारता हूं तो वो गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन शुगर का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने 2 बातें की हैं। पहली बात, ये मुकम्मल हल हो जाता है, इसमें सॉल्यूट मुकम्मल हल हो जाता है और पार्टिकल सादा तरीन शक्ल में बहुत छोटे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लिहाजा वो हल हो जाता है। ठीक हो गया, बड़ी सादी सी बात की है मैंने, दोबारा सुन लें। सॉल्यूट हल किया, वो मुकम्मल हल हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, आप उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, हो गया। उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर सादा तरीन शक्ल में, यानी कि बहुत छोटे हैं। अब रोशनी गुजारते हैं, वो रोशनी को ना रोक पाते हैं ना फैला पाते हैं, लिहाजा वो टिंडल इफेक्ट तो नहीं शो करेंगे और जाहिर करेंगे। अच्छा, फिर कौन करता है? साबुन का और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। खैर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो दवाई भी है एसिडिटी को कम करने के लिए। जो तेजाबियत है ना, तेजाबियत, एसिडिटी कहते हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये असल में ना इस्तेमाल होता है जब मैदे में तेजाबियत होगी हो। हम अक्सर ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक खा जाते हैं जो तेल में बनी होती हैं, तेल में तली हुई चीज़ें खा जाते हैं, उसकी वजह से हमें तेजाबियत हो जाती है। ये तेजाबियत को कम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो साबुन का सॉल्यूशन है, अगर ये और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये छोटे तो होते हैं, आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन वो मुकम्मल हल नहीं हुए होते, वो काफ़ी अरसे के बाद नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बारे में मेरा ये ख्याल नहीं है, बल्कि ये असल में ऐसा होता है कि ये कोलाइड बनाते हैं, क्योंकि ये रोशनी को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। और ये क्यों करते हैं रोशनी को मुंतशिर? अब ये जवाब भी लिखना है ये जवाब कि इनके पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। तो आप इनके, मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप, चूंकि यहाँ जगह नहीं है लिहाजा मैं इधर लिख नहीं पाता, मैं लिखता हूं इनके, ये जवाब में लिखना है, पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लिहाजा ये लाइट को, रोशनी को गुजारने की बजाय फैला देते हैं। अब आखिरी सवाल, बहुत जरूरी, बहुत अहम, लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व लाइक को अगर मैं उर्दू में सादा लफ्ज में लिखना चाहूं तो ना मैं कुछ यूं बयान करूंगा, जो जैसा है वैसे में ही हल होगा, जिसकी फितरत जैसी है वैसी फितरत में ही हल होगा। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानियों में ही हल हूँगा, उन्हीं का हिस्सा बनूंगा। अगर कोई मुझे जापान छोड़ा है,
जर्मनी छोड़ा है और या स्विट्ज़रलैंड छोड़ा है या अमेरिका छोड़ा है, तो वहाँ पे मैं हल नहीं हो पाऊँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरी फितरत वैसी नहीं है, मेरी शक्ल सूरत, मेरी चाल ढाल, आवाज़, अल्फाज, ज़ुबान वैसी नहीं है। तो मैं चाह कर भी उनका उस तरह हिस्सा नहीं बन पाऊँगा जिस तरह मैं पाकिस्तान का हूँ। इसी तरह अगर आपका सल्यूट आयनिक है या पोलर है, तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होना पसंद करेगा। क्यों? उसकी फितरत भी पोलर है, सॉल्वेंट की फितरत भी पोलर है, लिहाजा एक दूसरे को हल कर लेंगे। अगर मैं पोलर कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड पानी की बजाय ऑर्गेनिक नॉन पोलर कंपाउंड में हल करना चाहूँ, तो उसमें हल नहीं होगा। क्यों? दोनों की फितरत मुख्तलिफ है, नेचर मुख्तलिफ है। तो हम अगर इसका जवाब लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह बयान करेंगे इसको। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि पोलर और आयनिक सोल्यूट सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, जैसे नमक NaCl आयनिक है, लिहाजा पानी में हल होता है क्योंकि पानी पोलर है। ये नॉन पोलर में हल नहीं होगा क्योंकि फितरत मुख्तलिफ है, क्योंकि फितरत मुख्तलिफ है। इसी तरह नॉन पोलर में हल होते हैं, जैसे बेंजीन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हल होता है नॉन पोलर ईथर के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्योंकि दोनों की फितरत एक जैसी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।